तो बेसिकली फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को दो चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। उसमें पहली चीज आती है लॉजिकल वैल्यू और दूसरी आती है अर्थमेटिक वैल्यू। अगर आप लोग इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना उतना ही इजी हो जाता है। लॉजिकल वैल्यू में हम लोग को क्या पढ़ते हैं, हमने मैथ में पढ़ा भी होगा। हम लोग जो लेस देन ग्रेटर देन जो फॉर्मूले यूज करते हैं, हम लोग मैथ में स्टार्टिंग में पढ़े होंगे बेसिक लेवल में कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस और दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, लाइक इक्वल हो गया। तो ये सब में आते हैं आपके लॉजिकल वैल्यूज के अंदर में, और अर्थमेटिक के अंदर में आता है आपका प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये सब आता है आपका अर्थमेटिक वैल्यू के अंदर में, ठीक है। अब इसके साथ ही में आपको जो भी फॉर्मूले यूज करने हैं आप वहां पे उसके साथ में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले में स्टार्टिंग से आपके लिए यूज करूंगा एंड का फॉर्मूला। और फॉर्मूला कंप्यूटर के अंदर में आपकी कोई भी वैल्यूज रहती है तो वो ट्रू और फॉल्स पैरामीटर में आपकी रनिंग रहती है। कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी दैट इज ट्रू, और कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं होगी दैट इज फॉल्स। तो एंड एक फॉर्मूला है अपने पास में। आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है, एक्सेल जिसने भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है और वो बहुत डिफाइनली बनाया हुआ है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला स्क्रीन पे टाइप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न द ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू। तो आपको कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे आपको ये वाला सिंटेक्स डेफिनेटली मिलेगा। इससे आप इजीली लुकआउट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपको इजीली समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे इसमें और के फॉर्मूले में लिखा हुआ है चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न द ट्रू इफ एनी आर्ग्यूमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं यूज करूं कि हम एक कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस इज ग्रेट लेस देन 10, तो ये अपने आप में ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है। और इफ मैं यहाँ पे अगर 11 या 11 के 10 से अलग वैल्यू डाल दूंगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये सिंपल पैरामीटर हो गया। अब एंड के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टी मल्टी फॉर्मूलाज हम लोग लगा सकते हैं। अब मैं इसके और इससे पहले के सेल के अंदर में लगा देता हूँ कि दिस सेल इज ग्रेटर देन 11, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 10 रिटर्न कर दिया और इसके अंदर में हमने 11 रिटर्न कर देंगे, सॉरी 9। E3 is क्या हो रहा greater है? than 9 and 11 and check this is less than 10 and F3 is greater than 11। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों कंडीशन, अगर आप फॉर्मूले में चेक करेंगे तो मैंने क्या कंडीशन दिया हुआ है कि E3 में जो भी वैल्यू है दैट इज लेस देन 10 एंड F3 में जो भी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरामीटर मेरे ओके हैं, तो इस फॉर्मूले ने मेरे को यहाँ पे रिटर्न किया ट्रू। इसके आगे हम इसके साथ में कुछ भी कंडीशन आपको वैलिडेट कर सकते हैं। इफ मैं E3 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ये हम लोग जैसे जनरली हम स्टार्टिंग फेज में मार्कशीट वगैरह बनाते हैं या किसी का चार्ट बनाते हैं तो हम उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम चीज अब मैं ये एंड का फॉर्मूला हुआ, इसी के साथ में आपको मैं और का दिखाता हूँ। और में फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, आप अगर इसका पैरामीटर ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न द ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर फॉल्स। अगर कोई भी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी इसके अंदर में ट्रू रहेगा, फॉर्मूले के अंदर में जितने पैरामीटर हम देते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो मैंने अगर H3 के अंदर में एक कंडीशन लगाई कि दैट इज लेस देन 10, और मैं मल्टीपल लगा देता हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट। पहले मैं आपको सिंगल लगा के बता देता हूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर में 1 डाला तो ये ट्रू ही दिखाई देगा। अगर मैं इसके अंदर में मैंने जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में मार्क किया हुआ है 10 से लेस देन का, तो अगर मैं इसमें 10 से बड़ी वैल्यू डाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई और दूसरा आर्ग्यूमेंट ट्रू हो जाएगा, सपोज दैट कि मैं आई के अंदर में वैल्यू डालता हूँ ग्रेटर देन 10, तो मैं अगर इसके अंदर में यहाँ पे
12 वैल्यू डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ट्रू के ऊपर में, क्योंकि इन दोनों आर्ग्यूमेंट में से, ऊपर दोनों हाईलाइटेड आर्ग्यूमेंट में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू है। जैसे मैंने यहाँ पे S3 वाला तो फॉल्स हो गया बिकॉज इसके अंदर में मैंने 11 डाल रखा है, लेकिन I3 वाला ट्रू हो गया क्योंकि ये वैल्यू, I3 की ये वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है। आप लोगों को समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डिस्प्यूट है तो एक बार आप मेरे को बोल सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एंड और फॉर्मूले में? सर एक बार एंड वाला समझा देना। हाँ, एंड वाला मैं वापस से आपको बता दूं, बोथ फॉर्मूले में सेम वर्किंग है, बट इसके अंदर में क्या चीज है, एंड में आपका कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू नहीं, इसमें दोनों के दोनों ट्रू आपको चाहिए, और में कोई भी एक आर्ग्यूमेंट इसमें जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं उसका जस्ट अपोजिट सेक्शन होता है। एंड में मतलब दोनों के साथ साथ में रहता है, तो इसके अंदर में अगर दोनों वैल्यू देखिए, आप E3 के अंदर के में आते हैं, E3 में मैंने क्या पैरामीटर दे रखा है इस चीज को देखिए, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। E3 में यदि 10 से वैल्यू लेस है तो ही वो ट्रू करेगा, और F3 के अंदर में 10 से वैल्यू बड़ी है तो ही वो ट्रू करेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू का अपोजिट हो रखा है, क्योंकि इसके अंदर में तो 10 से वैल्यू, आप E3 के अंदर में 10 है, यहाँ पे अगर मैं 9 कर दूंगा तो ये ट्रू कर देगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 से लेस है, और F3 में तो ऑलरेडी 10 से ग्रेटर देन ही है, दैट इज 11। अगर मैं इसको 10 से नीचे कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। तो एंड का मतलब है कि आपके दोनों आर्ग्यूमेंट ट्रू होने चाहिए, मतलब दोनों आपने जो भी कंडीशन दी है दैट इज ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। और के अंदर में जस्ट अपोजिट है, उसमें कोई भी एक सिंगल आर्गुमेंट। सबसे अच्छा है आपको फॉर्मूले का ये सिंटैक्स पढ़ना, जैसे आप फॉर्मूला टाइप करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला पैरामीटर जो लिखा है इससे आपको इजीली समझ में आता है कि ये चीज कोई भी एक फॉर्मूले के अंदर में आपको क्या करना है, क्या क्या उसका रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट फेज पे चलते हैं हम। इसके बाद में मैंने एक चीज लिखी है, ये केवल आपको डेमो क्लासेस के लिए, आपको डेप्थ में मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा जैसे आपके क्वेश्चन भी मेरे पास में आएंगे। सेल फ्रीज का, सेल फ्रीज एक बहुत मेजर पार्ट है एक्सेल के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर सपोज दैट अभी मैंने फॉर्मूला किस सेल पे लगाया, अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं तो E3 और F3 के ऊपर में, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ, इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके नीचे ले आता हूं, तो ये फॉर्मूला ड्रैग हो गया E4 के अंदर में, जबकि मैंने फॉर्मूला लगाया था E3 के ऊपर में, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोगों को यूज करता है फ्रीज पेन करके। इसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूले करने होते हैं फ्रीज, यहाँ से इसके आगे पीछे डॉलर का साइन लगा देंगे, तो आपको अगर रो फ्रीज करनी है तो आप रो पे लगा देंगे, कॉलम फ्रीज करनी है तो कॉलम पे लगा देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके नीचे ड्रैग आउट करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे E3 का E3 आया लेकिन F4 का, क्योंकि F3 का F4 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका, 1 सेकेंड मैं आपको फॉर्मूले से सेलिब्रेट कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले सेक्शन में F3 है और E3 है, लेकिन जब जैसे ही मैंने फॉर्मूला नीचे ड्रैग आउट किया तो ये क्या हुआ, E3 हो गया, और ये सीधा साधा F4 हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं इसकी सेल वैल्यू, आपकी जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली मूवेबल है, क्योंकि आपने उसको फ्री छोड़ के रखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज, विदाउट फ्रीज चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कभी भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सेल फ्रीज पे ध्यान देना है, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्मूला गलत हो सकता है। तो अगर मैं इस पे भी फ्रीज पेन लगा दूंगा तो अब इसका इसका रिजल्ट देखिए, अगर मैं कॉलम के ऊपर में लगा देता हूं तो मैं नीचे ड्रैग आउट करूंगा तो ये F4 फिक्स रहा यहाँ के ऊपर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर से इधर पेस्ट कर दूंगा G के ऊपर में, तो ये फॉर्मूला F3 पे ही रहा, और ये फेज आपका कंप्लीटली फ्रीज रहा। तो ये आपका रोज ऐसे हो गया और कॉलम ऐसे हो गया, तो आपकी ये चेंजेस नहीं हुई करके। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉलम फ्रीज करनी है या दोनों चीजें फ्रीज करनी है। इसका एक शॉर्टकट है, आप फॉर्मूले के बीच में ले जाके आप उसको F4 प्रेस करेंगे, ताकि आपको पता लग जाएगा। अब ये देखिए, कॉलम भी फ्रीज हो गई और रो भी फ्रीज हो गई। फिर हम वापिस से F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे केवल रो फ्रीज हो गई, वापिस से F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फ्रीज हो गई। तो डिपेंड करता है आपको फॉर्मूला किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। अभी मैं इस फॉर्मूले को इधर से इधर भी ड्रैग आउट कर सकता हूँ, तो मेरा ये देखिए यहाँ पे F3 का F3 ही रहा,
लेकिन जैसे ही मैं इसको रो फेज में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका F8 तक चला गया, जबकि मैंने यहाँ पे इसको F3 छोड़ा था। और E3 आपका कंप्लीटली लास्ट तक भी E3 रहेगा, बिकॉज मैंने रो एंड कॉलम बोथ उसको फ्रीज करके रखा हुआ है। ठीक है, सेल फ्रीज को लेके किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो? नो सर, नो, कोई डाउट नहीं है सर। ओके। एंड इसके बाद में आता है आपका डेट का फॉर्मूला। आप लोगों को ज्यादातर को मुझे एक डेट है आपकी, कोई भी आप डेट ले लीजिए, सपोज दैट 12 अक्टूबर है। इस 12 अक्टूबर को, 1 सेकेंड, इसको मैं डेट शॉर्ट डेट में कर लेता हूँ। इस डेट से आज की डेट है आपकी 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर के में आपको मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इन दोनों के बीच में का डिफरेंसेस क्या है। तो ज्यादातर लोग आपको मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके बीच में दिन कितने हैं। तो डेज को लिए हम लोगों को इसको सिंपल सा नंबर में कर लेंगे। यहाँ से जाके आपका स्क्रीन पे सेंटर पॉइंट में है नंबर फॉर्मेटिंग, आप इस पे जब ड्रैग आउट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये नंबर के अंदर में। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप सपोज दैट कि मेरी एज है 11/10/1989, और मैं अब जानना चाहता हूँ कि मेरी आज की डेट में कितनी एज हो गई है, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं। इसके लिए अब मैंने दिन तो यहाँ से खाली निकाल लिया। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई दिन कितने, तो मैं सिंपल मैक्सिमम में से लेसर को लेस कर दूंगा, तो इजीली मेरा टोटल कितनी दिन की हो गई एज, 12,485 दिन की एज हो गई। लेकिन ये तो हमारे लिए वैलिड नहीं होता है। तो वैलिड होता है हमारे को ईयर निकालना, डेज निकालना और मंथ निकालना। उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलता है टेक्स्ट करके। टेक्स्ट से आप किसी भी वैल्यू का फॉर्मूला में ये निकाल सकते हैं कि भाई आपको इसके अंदर में क्या चीज चाहिए। सपोज दैट मुझे अब इसका ईयर ईयर निकालना है, तो मैंने इसको बंद किया, कोमा लगाया। अब फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट मैंने अभी जैसे आपको बताया था, कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि आपको करना क्या है। तो आपको करने के साथ में क्या है, वैल्यू मैंने दे दी, भाई इस वैल्यू का मुझे निकालना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे दिया, तो फॉर्मेट में मैंने लिख दिया कि भाई मेरे को केवल ईयर ईयर चाहिए। तो ईयर के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई वाई, दैट इज 4 बार वाई लिखेंगे तो आपका ये फॉर्मेट में आएगा। और अगर आपको केवल 2 बार वाई वाई चाहिए, मतलब केवल आपको लास्ट ईयर चाहिए, तो मेरी एज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को क्या बताओगे इससे निकाल के कि 34 मेरी एज हो गई है। और कितने मंथ हो गए हैं उसके लिए भी सिमिलर पैटर्न है। टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिख के सेम चीज वापस से पैरामीटर डालेंगे, मैक्सिमम में से स्मॉल को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम एम। 2 बार एम लिखने से आपका क्या होता है कि मंथ न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, और 4 बार एम लिखने से, ओ सॉरी 3 बार एम लिखने से आपका नंबर। ये मेरा फॉर्मेट आया इस फॉर्म में। और अगर मैं इसी चीज को 3 बार एम लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, सेम चीज मैं डे के लिए कर सकता हूँ, डे में भी मेरा डी आ जाएगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए भी मुझे ब्रैकेट लगा के वापस से मैक्सिमम से लेसर को माइनस करना पड़ेगा। एंड इसमें भी मैं डी करके लगा दूंगा, तो यहाँ पे मेरा डी करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 34 एज, 3 महीने और 7 दिन की मेरी आज की डेट में प्रॉपर एज हो गई है। और इसी चीज को हम लोग एक फॉर्मूला होता है कॉन्केटिनेट करके, अगर आप लोगों को पता है तो कॉन्केटिनेट का मीनिंग होता है आप मल्टीपल एरे को जोड़ सकते हैं या मल्टीपल टेक्स्ट को आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी कॉन्केटिनेट किया तो इसमें लिखा हुआ है जो, हेलो, कॉन्केटिनेट में क्या होता है कि आप ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू अ वन स्ट्रिंग। तो मैंने अभी यहाँ कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट स्टार्ट करके आप लोग सिंपली लिख भी सकते हैं पूरा फॉर्मूला, अदरवाइज आप आधा फॉर्मूला लिख के टैब प्रेस करेंगे तो आपको ये लास्ट में आ जाएंगे। तो मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ये ऐड करना है कि भाई मेरी एज इतने दिन इतने साल की हो गई, कॉमा, इसके साथ में मुझे ये जो डबल कोटेशन होती है इससे आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को कहीं पे भी फेस कर सकते हैं। सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है ईयर, तो मैं यहाँ ईयर लिखूंगा।
फिर कोमा लगाऊंगा, फिर मेरे को मंथ ऐड करना है, तो मैंने यह मंथ लिखा, मंथ वाला सेलेक्ट किया, फिर मैं इसके आगे कोमा लिख के यहाँ पे लिख दूंगा MONTH मंथ, और फिर डबल कोटेशन बंद करके वापस से जितने पैरामीटर हमें सिंक करने हैं आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मैंने ये डेज ले लिया, कोमा लगाया, फिर से बिंदी लगाई, उसके बाद में लिख दिया डेज। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट पार्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि मैं कितने दिन कितने महीने का हो चुका हूँ, एक साथ में लिखा हुआ। इसलिए मैंने आपको वहां पे अलग अलग करके दिखाया। ये देखिए, तो इसमें आपको यहाँ पे इजीली पता लग गया। जब अभी आपसे कोई भी पूछे आपकी एज या कितने दिन का, आप किसी से भी आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डेट टेक्स्ट को साथ में कॉन्केटिनेट को यूज करके। अभी मैंने आपके लिए ये स्टार्टिंग स्टेज है, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखाया। सेम चीज हम मल्टीपल कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले के अंदर सारी चीज करके, बट वो अभी क्वाइट मुझे लगता है आपको बाद में मैं बता सकता हूँ, अभी बताऊंगा तो थोड़ा पजल्ड टाइप का हो जाएगा। इसी के अंदर में हम टेक्स्ट लगाएंगे तो वो सारी चीजें मैच हो जाएगी सिंगल इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग इफ के फॉर्मूले के ऊपर में। इफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सेल में बहुत बड़ा योगदान है उसका, मल्टीपल डाटा को चेक करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली हम इस लोग जब हम लोग ने एक्सेल सीखा सीखा था तो हम लोग को केवल इतना बताया गया कि भाई 300 नंबर आ गए तो पास हो गए और 300 से कम आ गए तो फेल हो गए। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई इफ का फॉर्मूला लगाते थे, और इसके फॉर्मूले में देखिए फिर से वो लिखा हुआ है, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न द वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम इफ के साथ में क्या करते हैं, लॉजिकल, अभी मैंने जो आपको ये सबसे पहला पॉइंट बताया था लॉजिकल वैल्यू और प्लस अर्थमेटिक, तो अब यहाँ पे है इफ के साथ में हम लॉजिकल वैल्यू का यूज करते हैं। सपोज दैट कि एफ वैल्यू के अंदर में F11 में जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 299 है, तो वैल्यू इफ ट्रू, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, जो भी आप फॉर्मूले में लगाते जाएंगे यहाँ पे आपको बोल्ड होता चला जाएगा। तो मैंने लॉजिकल अभी टेक्स्ट लगाया, कोमा किया, फिर उसके बाद में लिखा है कि वैल्यू इफ ट्रू, यदि ट्रू है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए। आप अपने मन से यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना है पास या फेल या कुछ भी आपको मैसेज ड्रॉप आउट करना है तो आप यहाँ पे जो भी आप पर्सनल टेक्स्ट लिखेंगे हमेशा आप याद रखिएगा एक्सेल के अंदर में इस डबल कोटेशन के अंदर में ही लिखा जाता है, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहता है। इसके बाद में हमको देना है वैल्यू इफ फॉल्स। अब फॉल्स हो तो क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोगों को ये किया, डबल कोटेशन के अंदर में हमने फॉल्स लिखा और इसको करके ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैं वैल्यू ये दूंगा तो 300 पे पास आ जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ 299 करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही 300 से इसी के साथ में हम मल्टीपल परसेंटेज के साथ में भी इसको कर सकते हैं, और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में, डिपेंड करता है आपके साथ में वो डाटा क्या चीज का है, क्योंकि डाटा किससे मैटर करता है, आपकी प्रेजेंटेशन। डाटा एक एक्सेल में ऐसा काम है कि वो आपकी थॉट को दिखाता है कि आपको क्या चीज चाहिए। तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाऊंगा तो देखिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये देखिए एन ए रिटर्न कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में पास कोई पैरामीटर है ही नहीं। कंप्यूटर केवल ट्रू और फॉल्स को जानता है, तो वो ट्रू और फॉल्स को तो एक्नॉलेज कर लेगा, लेकिन वो पास को एक्नॉलेज नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये चीज लगानी पड़ेगी। इसके साथ में मैं चाहूँ तो नंबर भी लगा सकता हूँ कि भाई इतने परसेंटेज है, या फिर सिंपली मैं टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, इफ के साथ में आपको किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये परसेंटेज अभी आपने जो बताया पास फेल वाला, वो एक और बता हाँ देना सर दोबारा। हाँ, एक मैं ट्रू वापस से आपको फॉल्स बता वाला। दे रहा हूँ। हाँ वापस से बता दे रहा हूँ, इसके साथ में आप देखिए इफ के साथ में सिंपल सा आप वापस से देखिए इफ के साथ में क्या लिखा हुआ है, ये पैरामीटर को आप हमेशा पढ़िएगा, कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे आपको ये पैरामीटर पढ़ना जरूरी है। चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू। यदि ये वैल्यू जो भी मैं लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, लॉजिकल टेस्ट ये जो लिखा हुआ है ये है, इसका मतलब है कि मैंने जो F11 के अंदर वैल्यू दी है। अब ये तो मैं बराबर की कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ, मैं आपके लिए बराबर भी लगा के दिखाता हूँ। इसमें बराबर में मैंने लिखा 300। यदि F11 के अंदर में वैल्यू अपना 300 है, तो मेरे को क्या मैसेज प्रिंट करना है कि द टेक्स्ट वैल्यू, सपोज दैट मेरे को मैसेज प्रिंट करना है, द
वैल्यू ऑफ F11 इज 300। इसको मैं बंद कर दूंगा और कॉमा करके सपोज दैट मैं उसके अंदर में फॉल्स लिख देता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ। तो ये क्या होगा, जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा, मतलब इस पैरामीटर में ये बिंदी लगा के अगर मैं ये सेमी कॉलन लगा के अगर कोई भी टेक्स्ट दूंगा तो वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे वाले में दूसरा आपको इक्वल की जगह लगाता हूँ लेस देन, ये हो गया लेस देन का। 300 से लेस देन है तो ये वैल्यू मेरी 300 से लेस देन है तो भी ये वैल्यू आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको 300 से अपर कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसके साथ में आप नीचे करेंगे तो इसको मैं कर दूंगा ग्रेटर देन, यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो पास आए। डिपेंड करता है आपको मैसेज क्या प्रिंट कराना है, आप वो करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी मैं वीडियो भी यस सर। यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आप मेरे को, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, जैसे मुझे क्वेश्चन देंगे मैं उसको डायरेक्ट डीएम पे भी रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा इसके ऊपर में। ठीक है, ये ठीक है सर। ओके। इसके बाद में आते हैं हम सब टोटल और सम का। एक बहुत बड़ी चीज है आप लोगों को मैं आप बताऊं, ये वैल्यू है। इस वैल्यू के अंदर में आपका, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अभी मैं अगर यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगाता हूँ तो सम का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ये, सब लोगों को पता होगा ज्यादातर जो लोग एक्सेल यूज कर रखे हैं। अगर मैं इसे मीटिंग का टाइम अभी एक्सटेंड कर दूं, अगर मीटिंग लैप्स हो जाए तो आप वापस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इसका टोटल आता है। अब सपोज दैट कि मैं किसी फिल्टर के थ्रू इसको ब्रेक करता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू अब एक्चुअल में तो इतनी वैल्यू है नहीं ना इसकी। एक्चुअल में अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये वैल्यू आती है करीब 1,64,00,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, 40 करोड़। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत डाटा हो गया ना। तो ज्यादातर अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हैं किसी मल्टीपल डाटा में तो आपको सम की जगह पे यूज करना चाहिए सब टोटल। इस सब टोटल का मीनिंग होता है कि जितना आप सेलेक्ट करेंगे सब टोटल, ये वैल्यू है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिटर्न अ सब टोटल इन अ लिस्टेड डाटाबेस, मतलब जितना आपका लिस्ट ओपन रहेगा वो लिस्ट का डाटाबेस का केवल वो चीज ओपन करेगा। अब उसको आपको काउंट चाहिए या फिर सम चाहिए, सब मुझे जैसे सम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 कॉमा, जो भी मेरा क्राइटेरिया है कहाँ से कहाँ तक का मुझे सम चाहिए तो मैंने वहां से वहां तक का सेलेक्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखिए जितना मैंने फिल्टर किया हुआ है वही टोटल आएगा यहाँ पे। ये देखिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ तभी भी इतना आ रहा है, और जब मैं सब टोटल में लगा रखा है तब भी उतना आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फिल्टर हटा के इसका दिखाता हूँ। तो मैंने जब फिल्टर हटाया तब इसका टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, अब मुझे फॉर्मूला चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, अभी सम वाला भी मैं आपके सामने लगाता हूँ, आपको दोनों चीजों में डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वैल्यू सम के साथ में है, सम के साथ, और ये हो गई आपकी सब टोटल के साथ। तो अभी मैं फिल्टर आपको करके दिखाता हूँ वापस से। सपोज दैट कि मुझे कोचिन सिटी में कितना अमाउंट है तो मैंने कोचिंग का निकाला। अब देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है सम के साथ में, अगर कोई भी वैल्यू आप इससे गलत दे सकते हैं, लेकिन सब टोटल के हिसाब से क्या हुआ कि जितना वैल्यू आपने फिल्टर किया है उसी वैल्यू का टोटल आपको, ये देखिए नीचे 9 लाख था तो 9 लाख की वैल्यू यहाँ पे आपको आ रही है। तो सब टोटल बेसिकली आपके लिए अच्छा यूज है कि आप बड़े डाटा के अंदर में अगर फिल्टर यूज करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आप इससे एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं, मैक्सा मिनिमम प्रोडक्ट, जो वैल्यू इस फॉर्मूले में लिस्टेड है आप वो चीज कर सकते हैं, और ये आपके फिल्टर के साथ में काम करेगा। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम बहुत साथ रहती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं खुद जो इंटरव्यू लेता हूँ मैं ज्यादातर बंदों का देखा हुआ है कि उन लोगों को ये सब टोटल या वी लुकअप या इफ के जो लॉजिकल मेथड्स हैं वो पता नहीं रहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस में बेसिकली आपको क्या सिखाते हैं, केवल बेसिक बेसिक चीज सिखाया, सम सिखा दिया, नॉर्मल में सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ चीजें बताते हैं। और ये मैं आज क्लासेस स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं इंस्पायर हुआ हूँ अपने साथ काम करने वाले बंदों से। और जब मैंने उन लोगों का या उनके अलावा भी जिनका इंटरव्यू लिया तो मैंने देखा कि ये चीज की कमी है और कहीं ना कहीं ये चीज शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब टोटल। सब टोटल में किसी को कोई डिस्प्यूट है क्या?
सम का मैंने आपको बता दिया, वैल्यू सम के साथ में। अब आते हैं आपका काउंट का। सपोज दैट आपको मैं एक अटेंडेंस शीट बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं अपना ही नाम लेता हूँ शुभम का, और यहाँ से 1 से लेके मैं आपको अटेंडेंस मार्क कराता हूँ। फिल इन सीरीज। सपोज दैट मैं यहाँ पे भी प्रेजेंट था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पे मैं एबसेंट था। ठीक। तो इसको सपोज करो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक। और ये भी प्रेजेंट हो गया। अब मेरे को केवल इसका काउंट निकालना है। अब एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं भाई 1 बाय 1 1 1 इसको काउंट करूंगा कि भाई इस दिन में 13 दिन में से मैं एक दिन की छुट्टी पे था, तो मेरा 12 दिन का प्रेजेंट हुआ। बट ये हो गया फुलिशमेंट वाला काम, इसको हम बोलेंगे मैनुअल वाला। ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। तो जब हमारे पास में हमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सेल प्लेटफॉर्म दे रखा, तो हमको स्टैंडर्डाइज वर्क करना चाहिए। तो काउंट के साथ में अब आप यूज करेंगे तो इसमें आपका टोटल काउंट हो गया। यहाँ पे आपका न्यूमेरिक काउंट होगा। 1 सेकेंड। काउंट कॉमा काउंट इफ के साथ में। काउंट में आपकी केवल कोई भी वैल्यू काउंट हो जाएगी। मैं आपको दोनों के साथ में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं काउंट का फॉर्मूला। तो काउंट के लिए मैंने क्या किया हुआ है, काउंट, ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू को आपको काउंट करके दिखा देगा। ठीक। 13 काउंट थे तो 13 काउंट, इसमें मैं लिखता हूँ रिजल्ट। यहाँ पे आते हैं फिर काउंट इफ। काउंट ए। काउंट ए का फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब ये आपका काउंट करेगा कि अगर पूरी रो के अंदर में एम्प्टी पार्ट नहीं है, तो उस केस में आपका ये हो गया। यहाँ मैं आपका फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट ए। यहाँ पे जहां से जहां तक की मैंने वैल्यू उठाई है मैंने वो पिक कर लिया, और ये आ गया 12। तो ये ब्लैंक पार्ट था, तो इसने इस ब्लैंक को स्किप कर दिया और यहाँ पे विदाउट ब्लैंक वाला सेक्शन आपको दे दिया। इसी के साथ में एक और फॉर्मूला आता है काउंट का, काउंट ब्लैंक। अब ये पार्ट केवल आपको काउंट ब्लैंक करके दिखाएगा कि पूरे किसी डाटा में ये सारे फॉर्मूले सिमिलर साउंड करते हैं, बट आपको ये डिपेंड करेगा कि आपका डाटा किस पार्ट का है, तब जाके आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे ही आप इसमें उस रेंज को देते हैं, तो यहाँ पे इसने पूरे ऊपर दिखा दिया कि आपका एक सेल ब्लैंक है। यदि मैं और कोई डाटा ब्लैंक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यू रिजल्ट की ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। इसके साथ में एक और मेजर पार्ट आता है काउंट का, काउंट इफ और काउंट इफ एस। काउंट इफ और काउंट इफ, अभी जैसे मैंने आपको इफ का फॉर्मूला बताया, सिमिलरली हमारे पास में फॉर्मूले हैं काउंट के साथ में, सम के साथ में, और सम प्रोडक्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने जब काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर में आप देखिए काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन। बेसिकली इसका सिंपल सा मेथड है कि भाई काउंट तो ये फॉर्मूला भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, और ये भी कर रहा था। तो ये काउंट इफ क्या करेगा, काउंट इफ करेगा कि आप किस कंडीशन के साथ में आप क्या फॉर्मूला देना चाहते हैं। अब सपोज करो मैं यही डाटा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर में हमने यहाँ पे रेंज, रेंज का मतलब हुआ आपको किस रेंज के अंदर में क्या डाटा सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डाटा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फिर मैंने जैसे ही कॉमा लगाया तो ये आया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आप उसको क्या काउंट करना चाहते हैं। मतलब आपके पास में सपोज दैट इसी के अंदर में मैंने केवल पी का डाटा सर्च करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी आप टेक्स्ट करेंगे तो डबल कोटेशन में करेंगे, पी मार्क किया, जैसे ही आप कोटेशन बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11। जितने वे सेल में आपको पी मिलेगा, तो पी मेरा है 11 सेल में, और इसमें ए मैंने डाल दिया, इसमें बी डाल दिया, सपोज करो बी डाल दिया। तो ये इन सबको स्किप करके, ए और बी को स्किप करके, यहाँ पे जितनों में पी है उसको काउंट करके दिखा दिया। जैसे सपोज करो मैं आपके लिए ए ज्यादा कर दे रहा हूँ और बी भी ज्यादा कर दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पी की जगह पे ए को डाल दूंगा, तो ये केवल पूरे इस लंबे डाटा में, ये डाटा बड़ा भी हो सकता है, मैं आपके लिए अभी छोटा करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको दिखा दिया कि 3 सेल्स के अंदर में ए है। मतलब इसको आप डिनोट कर सकते हैं कि एब्सेंट कितना है, और पी फॉर प्रेजेंट दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में आता है आपका काउंट इफ। काउंट इफ एस, इसके अंदर में सिमिलर एज काउंट इफ का है, बस काउंट इफ में हमने सिंगल